लेन देनों का अभिलेखन भाग 2 में हमने रोकड़ बही शुरू किया था लास्ट डे की क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि रोकड़ बही कहते किसको हैं। तो जिसमें नगद लेन देनों का ही लेखा किया जाता है, प्राप्ति और भुगतान का, उसे ही हम कहते हैं रोकड़ बही। रोकड़ बही 4 प्रकार के होते हैं। साधारण रोकड़ बही या एक स्तंभी रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही। दो द्विस्तंभी रोकड़ बही में रोकड़ और बैंक दोनों का, या फिर रोकड़ और बट्टा, या फिर बैंक और बट्टा के साथ अगर हम रोकड़ बही बनाते हैं तो उसको कहते हैं स्टूडेंट डबल कॉलम कैश बुक, द्विस्तंभी रोकड़ बही। ट्रिपल कॉलम या त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में नगद, बैंक और अपहार मतलब बट्टा का लेखा किया जाता है, उसे हम कहेंगे त्रिस्तंभी रोकड़ बही। फिर एक होता है लघु या खुदरा रोकड़ बही, इसमें प्रतिदिन में होने वाले छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश बुक रखा जाता है, उसे हम पेटी कैश बुक या लघु रोकड़ बही कहते हैं। ये हमने क्लास में देखा था। आज का जो टॉपिक है उसे हम देखेंगे विपरीत प्रविष्टियां। जब बैंक में नगद जमा कराया जाता है अथवा बैंक से नगद निकाला जाता है तो इसका प्रभाव रोकड़ और बैंक दोनों स्तंभ या सलों या कॉलम पर पड़ता है। इन्हें ही विपरीत प्रविष्टियां या प्रति प्रविष्टियां, अंग्रेजी में इसे कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं। क्या तो 2 खाते इसमें संलग्न होंगे, एक इसमें बैंक का और एक होगा इसमें रोकड़ का, दोनों। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हम देखेंगे व्यापार के द्वारा बैंक में चालू खाता खुलवाना। यदि कोई व्यापारी बैंक में, किसी भी बैंक में, चाहे वो पीएनबी हो, एसबीआई हो या यूको बैंक हो, कोई भी कॉमर्शियल वाणिज्यिक बैंक में यदि वह अपने व्यापार के लिए खाता ओपन करता है तो सिर्फ वो चालू खाता खोल सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बैंक में खाता खोला तो ये अंडरस्टूड होगा कि वह एक चालू खाता है। तो ये एक पहला विपरीत प्रविष्टि का उदाहरण होगा कि व्यापार के द्वारा बैंक में चालू खाता या खाता खोला गया। अब इसकी जनरल एंट्री अगर हम देखें स्टूडेंट, तो हम जो कैश होगा वो कैश खाता खोलने के लिए व्यापार के द्वारा भुगतान किया जाएगा बैंक को। तो बैंक यहाँ पर एक व्यक्तिगत खाता के रूप में अगर हम देखें, और बैंक पाने वाला तो बैंक यहाँ करेंगे नामे। और रोकड़ चूंकि व्यापार के द्वारा कम हो रहा है, भुगतान किया जा रहा है, तो रोकड़ खाता से करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम बैंक और रोकड़ दोनों ही संलग्न है, इसलिए ये विपरीत प्रविष्टियां कहलाएगी। इसी तरह से नंबर 2 में हम देखेंगे स्टूडेंट बैंक में रोकड़ जमा करना। तो इसका पहले नंबर के लेन देन में जिस प्रकार का प्रभाव पड़ा, दूसरे नंबर पर भी ठीक उसी तरह से प्रभाव पड़ेगा जनरल एंट्रीज में, क्योंकि यहाँ पर भी रोकड़ बैंक को दिया जा रहा है, बैंक यहाँ पर पाने वाला और रोकड़ यहाँ पर कम हो रहा है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कार्यालय प्रयोग हेतु नगद बैंक से निकाले। अपने खाते से बिजनेस यूज के लिए अगर बैंक से नगद निकाला जा रहा है तो यहाँ पर रोकड़ की वृद्धि हो रही है। जो बिजनेस में रोकड़ है वो बिजनेस में वृद्धि हो रही है, और बैंक जो है वो देने वाला, तो रोकड़ खाता डेबिट, बैंक खाते से, बैंक यहाँ पर देने वाला। तो इसलिए यहाँ पर भी बैंक खाता और रोकड़ खाता दोनों ही संलग्न है, तो यह भी एक प्रति प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि में गिनती होगी। आखिरी नंबर पे हम देखेंगे एक, वह है गत प्राप्त चेक को बैंक में जमा कराना। गत प्राप्त का अर्थ यह है कि वह चेक हमें पिछले दिन या जो बीता हुआ दिन है उसमें कभी प्राप्त हुआ है और उसे उस दिन जमा न करके किसी और दिन जमा किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों संलग्न हो गए। बैंक की जब प्राप्त हुआ था, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, ऐसे लिखा हुआ है कि चेक मिला किसी भी व्यक्ति से या ऐसे किसी ग्राहक से यदि हमको मिला है चेक, तो जब चेक मिला दिया हुआ है और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चेक जमा किया बैंक में उस लाइन में, तो हमें उसे रोकड़ की तरह ही व्यवहार लिखना है। अब जब चेक मिला था तो हमने उसे रोकड़ की तरह लिखा हुआ है। अब जब उसे बैंक भेजेंगे तो बैंक यहाँ पर पाने वाला हो गया, तो बैंक खाता को करेंगे हम नामे, और वह रोकड़ खाता जो रोकड़ में हमने यहाँ पर लिखा था, रोकड़ प्राप्ति के रूप में हमने माना था चेक को, उसी को हम कम करेंगे यहाँ पर से। तो इसलिए दोनों ही संलग्न होने के कारण इसे हम प्रति प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टियों में गिनेंगे। तो स्टूडेंट हमने देखा केवल ये 4 प्रविष्टियां हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमने देखा व्यापार द्वारा बैंक में खोला गया और बैंक में रोकड़ जमा किया, और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से रोकड़ निकाला गया, और आखिरी नंबर पर हमने देखा जो गत प्राप्त चेक है उस चेक को जब हम बैंक में जमा करा रहे हैं तो यहाँ पर ये विपरीत प्रविष्टियां होगी। अब हम एक एक करके इसकी जनरल एंट्रीज को भी देख लेते हैं। फिर
पर्याय शब्द का अंग्रेजी में इसको लिखना पड़ेगा। जब हम कैश बुक बनाएंगे, हमारा रोकड़ बही बनाएंगे, तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, वाउचर नंबर यदि सवाल में नहीं दिया हुआ है तो हम वाउचर उस कॉलम में हम नोट करेंगे। अंग्रेजी में हम ये कैपिटल सी को दर्शाएंगे। यह प्रदर्शित करेगा कि यह जो लेन देन है विपरीत प्रविष्टियां या प्रति प्रविष्टियां है। यदि वाउचर नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक कॉलम हम अतिरिक्त बनाएंगे वहां पर एलएफ का, सिर्फ सी को लिखने के लिए। विपरीत से ही यहाँ पर विर्प अय शब्द का जन्म हुआ है, कारण यहाँ पर विर्प अय शब्द के लिए अंग्रेजी में सी शब्द को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम देखेंगे 1 बाय 1। पहले नंबर का अगर हम देखें स्टूडेंट, व्यापार के द्वारा बैंक में चालू खाता खुलवाया गया, तो बैंक खाता को हम करेंगे नाम, तो रोकड़ खाता से। तो दूसरे नंबर पर हम देखेंगे बैंक में रोकड़ जमा किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट बैंक खाता नाम रोकड़ खाता से। तीसरे नंबर पर हम देखें, वह कार्यालय प्रयोग के लिए यदि बैंक से निकाल रहा है, रोकड़ खाता को करेंगे नाम और बैंक खाता से हो जाएगा। और अंतिम हमने देखा था चौथे नंबर पर, गत प्राप्त चेक को यदि हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक खाता नाम कर देंगे और से रोकड़ खाता से कर देंगे। 4 लेन देन ही कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं और इसे ही हम कहेंगे प्रति प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि। और इसी को प्रदर्शित करने के लिए आप देखेंगे या तो बैंक हो रहा है या तो रोकड़ हो रहा है। बैंक और रोकड़ या तो डेबिट हो रहा है या तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन हो रहे हैं ये दोनों ही हर ट्रांजैक्शन में। यहाँ पर हम देखेंगे जहां पर केवल कार्यालय प्रयोग वाला ही है वो रोकड़ खाता को करेंगे हम और बैंक खाता से करेंगे, बाकी सभी बैंक खाता को ही है, तीनों के तीनों। प्रारूप मैंने आपको बताया था। द्विस्तंभी में सामान्य तौर पर नगद और बैंक दो का एक कॉलम हम बढ़ा देंगे, तो हमारी 8 सलें हुआ करती थी। साधारण रोकड़ बही में 10 कॉलम हो जाएंगे अगर हमने बैंक और रोकड़ का 2 कॉलम हो गए अमाउंट के राशि लिखने के, बाकी सभी कॉलम यथावत हैं, पूर्ववत ही है। इधर भी हमने जमा पक्ष में भी देखिए रोकड़ का कॉलम एक बनाया है और एक हमने बैंक का कॉलम बनाया है, लेकिन सिर्फ रोकड़ और बैंक को ही हम द्विस्तंभी नहीं कहते स्टूडेंट। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि रोकड़ के साथ यदि अपहार या बट्टे का एक कॉलम रखा जाए तो यह भी क्या द्विस्तंभी नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। अब इसमें बैंक का लेखा नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ नगद वाला साधारण रोकड़ बही की तरह और बट्टे का हमें लेखा करना होगा। इसी तरह से यदि हम रोकड़ को हटा दें और वहां पर हम लिख दें बैंक, तो बैंक और अपहार के साथ यदि कॉलम बनाए जा रहे हैं तो भी वह द्विस्तंभी ही कहलाएगा। यहाँ पर देखेंगे बैंक और अपहार के साथ हम बना रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे रोकड़ और अपहार माने बट्टा का कॉलम बनाएंगे तो यह कहलाएगा द्विस्तंभी। और रोकड़ और बैंक जो सामान्य तौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग में हम क्वेश्चन में करेंगे वो रोकड़ और बैंक कॉलम है, तो द्विस्तंभी कहलाता है। बस हमको ध्यान ये रखना है अपहार के कॉलम का शेष नहीं निकलेगा जैसे रोकड़ और बैंक का निकलता है। हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इस तरफ एक एंट्री हुआ और यहाँ 40 रुपए आया और इस तरफ कोई एंट्री एक हुआ है, नाम हुआ है तो हमने बट्टा दिया, यह एक व्यय है। बट्टा दिया को हम इस तरफ लिखेंगे और बट्टा प्राप्त को हम इस तरफ लिखेंगे। तो मान लीजिए बट्टा प्राप्त हुआ है 60 रुपए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें केवल यहाँ पर योग लिख देना है। यहाँ पर हम लिख देंगे 40 रुपीज योग और यहाँ पर हम लिख देंगे 60 रुपीज। देखिए यहाँ पर हमने इसका शेष नहीं निकालना है, यहाँ पर अमाउंट देखेंगे अलग अलग है, इसके बावजूद भी हम केवल इसका योग निकालते हैं। जब भी हम बट्टा कॉलम बनाएंगे तो बट्टा दिया को हम नाम में लिख देंगे और बट्टा प्राप्त अगर कुछ होगा, ये खाता नहीं लिखना है कि बट्टा खाता से बट्टा खाता को, ऐसा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमें बट्टा प्राप्त को लिखना है और भले ही अमाउंट अलग अलग हो, भले ये भी हो सकता है कि सिर्फ बट्टा दिया है या क्वेश्चन में बट्टा प्राप्त है ही नहीं, तो एक ही तरफ का टोटल 40 रुपीज लिख देंगे, दूसरे तरफ तो हम लिखेंगे ही नहीं, वो कोरा रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इसका शेष नहीं निकलता, केवल योग लिखा जाता है। रोकड़ और बैंक का हमें टोटल भी लगाना है, योग भी निकालना है और उसके बाद शेष भी निकालना है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, निम्न लेन देनों की सहायता से 2005 के लिए द्विस्तंभीय रोकड़ बही बनाइए। दिसंबर 2005 का ये लेन देन है और आइए इसको शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एससीईआरटी का है। तो सबसे पहले हम 2005 हम यहाँ लिख ले रहे हैं
डेट में और हम शेष को लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 2005 दिसंबर 1। ओके, अब शेष को हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रारूप तो हमारा वही है, रोकड़ का शेष है 17,500 रुपए और बैंक का शेष है यहाँ पर 5,000 रुपए। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे शेष। बीडी या बीडी लिखने की जगह पर अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे आला, और शेष बीडी में हमने यहाँ पर लिख देना है 17,000 रोकड़ में और बैंक में हम लिखेंगे 5,000 रुपए। बैंक में शेष लिख दिया। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। 3 दिसंबर को माल का नगद क्रय किया गया, तो यहाँ पर हम भुगतान किए हैं तो इसलिए हम इसे भुगतान पक्ष में या जमा पक्ष में यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय खाता को 3,000 रुपए रोकड़ में। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर 5 तारीख को जसमीत से चेक प्राप्त किया, तो जसमीत से मिला हुआ है और चेक मिला है, बस यही वाला मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट। यहाँ पर हमको इसको चेक जरूर मिला है लेकिन यहाँ पर हम इसे ट्रीट करेंगे कैश की तरह, हम इसे कैश ही मिला हम इसे मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यह चेक बैंक में जमा किया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे जसमीत से, और इसको हमको रोकड़ में लिखना है 10,000 रुपए को, ना कि बैंक में। कारण यह है कि बैंक में यह जमा नहीं हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 तारीख को नगद माल का विक्रय 7,000 रुपए, तो प्राप्ति हुआ ये 7,000 रुपए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विक्रय खाता से। ओके, और तारीख हम रखेंगे दिसंबर 8 तारीख का और रोकड़ कॉलम में लिख देंगे 7,000 रुपए। अब हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में आप देखिए 10 तारीख को जसमीत से प्राप्त चेक बैंक में जमा कराया, राशि नहीं है लेकिन ये गत चेक हुआ, तो अगर हमको कॉन्ट्रा एंट्री याद होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए जसमीत से हमने रोकड़ में लिखा था, अब हम इसी चेक को भेज रहे हैं बैंक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो बैंक खाता को, बैंक खाता को लिख दिया। और हमें यहाँ पर नामे पक्ष में स्टूडेंट लिखना है रोकड़ खाता से, क्योंकि हमने उसको रोकड़ की तरह इस 10,000 को ट्रीट किया था। तो तारीख हमारा दोनों तरफ का एक ही होगा, तो 10 दिसंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। 10 दिसंबर को हमने लिख दिया सेम डेट पे। अब ये जो हमने राशि लिखा हुआ है ये रोकड़ खाता से करना है, तो हम यहाँ रोकड़ खाता से 10 दिसंबर को लिख तो रहे हैं लेकिन रोकड़ कॉलम में हम राशि को नहीं लिखेंगे, राशि हमारा होगा बैंक कॉलम में। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी बैंक खाता को लिखे हैं लेकिन अब राशि को हम बैंक में नहीं लिखेंगे, राशि को हम लिखेंगे कैश कॉलम में। अभिपर्याय शब्द को दिखाने के लिए हमें यहाँ पर जो अंग्रेजी में मैंने आपको बताया था जो कैपिटल सी है उसको हमको यहाँ पर, प्रमाणक संख्या यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ पर इसी कॉलम में हमने सी दिखा दिया। ये हो गया हमारा स्टूडेंट कॉन्ट्रा एंट्रीज। प्राप्ति पक्ष में प्राप्त हुआ है बैंक को, देखिए बैंक प्राप्त करने वाला हुआ है, और भुगतान कौन किया, रोकड़ कम हो रहा है तो भुगतान में ये रोकड़ कॉलम में लिखा है। लिख जरूर रहे हैं हम यहाँ पर बैंक खाता को रोकड़ खाता से, लेकिन राशि को आप देखेंगे यदि तो जिसको प्राप्त हुआ है उसी में प्राप्ति में गया, और जो भुगतान कर रहे हैं जो संपत्ति कम हुई तो वहां पर वो भुगतान पक्ष में लिखा हुआ है। इसी को बोलेंगे स्टूडेंट कॉन्ट्रा एंट्री। यही हम आज की क्लास में मुख्य रूप से सीखना चाह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम 10 तारीख के बाद 12 तारीख को माल का क्रय किया है और चेक से भुगतान हुआ है, और भले वो चेक कभी भी पेमेंट हो लेकिन यहाँ पर इसे बैंक कॉलम में ही हम लिखेंगे 12 तारीख को। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 12 कर देते हैं हम इसे, और क्रय हुआ है माल का तो हम इसे क्रय खाता को लिखेंगे, और राशि को हम लिखेंगे स्टूडेंट बैंक कॉलम में, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है 20,000 रुपए। ये स्पष्ट होगा आपको। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। स्थापना व्यय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया, तो अब जैसे क्रय हुआ है उसी तरह से ये स्थापना व्यय लिखाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्थापना व्यय, और इसका भुगतान हम करेंगे बैंक से, क्योंकि भुगतान चेक से हुआ है तो बैंक कॉलम में ही हम इसे लिखेंगे 1,000 रुपए। तो ये हमने 1,000 रुपए लिख दिया। दिसंबर 15 का यह ट्रांजैक्शन था स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे नगद विक्रय। यहाँ पर आप देखिए नगद विक्रय, अब सीधे सीधे कैश यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 18 तारीख को 7,000 रुपए, तो हम यहाँ पर इधर लिख देंगे प्राप्ति पक्ष में विक्रय खाता से, और डेट है हमारा 18 का
और नगद हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो रोकड़ कॉलम में ही हम 7,000 रुपए लिख देंगे स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे 20 तारीख के ट्रांजेक्शन पर। बैंक में रोकड़ जमा कराई। अगेन देखिए यहाँ पर बैंक पाने वाला और बिजनेस से रोकड़ कम हो रहा है, तो रोकड़ खाता से करेंगे, मतलब बैंक और रोकड़ दोनों यहाँ इन्वॉल्व हो गए, तो इसलिए यह एक प्रति प्रविष्टि कहलाएगी। तो बिल्कुल एंट्री वही होगी। बैंक कॉलम में हम लिख देंगे यहाँ पर 10,000 रुपए। 20 तारीख का यह ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट, तो 20 तारीख का यहाँ ट्रांजेक्शन कर दिया हमने। फिर इसी 20 तारीख की ट्रांजेक्शन इस तरफ भी होगी, जमा पक्ष में भी हम इसे लिखना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक खाता को, लेकिन राशि को हम लिखेंगे स्टूडेंट रोकड़ में, हम यहाँ लिखेंगे 10,000 रुपए। ये हो गया कॉन्ट्रा। क्या ये पूरा हुआ? नहीं, यहाँ पर हमने विपर्य शब्द को लिख लेना है। और इसी तरह से इसके बाद जितने भी आप देखेंगे यहाँ पर ये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए लिखा हुआ है 30 तारीख का, तो यह कॉन्ट्रा नहीं है स्टूडेंट, आप लिख लेंगे इसको। अब आपको क्या करना है, इसका शेष देखेंगे आप, शेष कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर अब करना है डेबिट का टोटल स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर अगर डेबिट का टोटल देख लें, तो हम पहले कैश का योग देख लेते हैं। कैश का योग आ रहा है 47,200, तो हम यहाँ पर लिख देना है 47,200 रुपए, क्योंकि प्राप्ति पक्ष का योग प्राप्ति ज्यादा होना है। बैंक का भी हम इसी तरह से करेंगे, तो बैंक का टोटल हो रहा है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए हमने लिख दिया। तो उधर 47,200 में अगर हम इस तरफ का टोटल देखें है 32,700, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं देखेंगे आप, 32,700 रुपए हम यहाँ पर कर देंगे कम, तो हमारे पास आया 14,500 से। तो हम 47,200 यहाँ पर लिखेंगे, और यह जो बैलेंस आ रहा है हमारा 14,500, हम यहाँ पर 14,500 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 25,000 रुपए आएगा। ऑब्वियसली टोटल इसका 25,000 रुपए रखेंगे हम यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर अगर हम शेष देखें टोटल बैंक कॉलम में, तो केवल यहाँ पर 21,000 रुपए ही है, तो 4,000 रुपए हम यहाँ पर बैलेंस लिख दिया। SCRT क्वेश्चन नंबर 9 डन। तो होपफुली आपको यहाँ पर समझ में आया बेटा, हमारे 2 कॉन्ट्रा आ गए यहाँ पर। अब आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10।